ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने अनुच्छेद 13 के संबंध में पढ़ा था कि मूल अधिकारों से असंगत कर या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों के संबंध। ठीक है, तो इसमें जो चार क्लॉसेस आपको दिए गए हैं, चार उपबंध जो दिए गए हैं, तो पहला आपको जो हम लोगों ने कल अध्ययन किया था कि जो पहला बोलता है जो संविधान से पूर्व की बातें कहता है कि संविधान से पूर्व जो विधियां बनी गई है और वह विधि अगर किसी मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है तो वह उस मात्रा तक शून्य होगी जिस मात्रा तक वो उल्लंघन करती है। इसको समझे थे। उसके अंतर्गत आपने तीन सिद्धांतों को समझा था। एक आपने पृथक्करण का सिद्धांत, दूसरा आच्छादन का और तीसरा अभित्याग का। ठीक है, ये सारी चीजें अपने समझ आ गई थी। अब हम ध्यान देते हैं अनुच्छेद 13 का सब क्लॉज 2। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं। राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती है या न्यून करती है और इस खंड के उल्लंघन में बनाई गई प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होती है। ठीक है, तो पहला वाला जो है वो किसके बारे में कहता है? संविधान के पूर्व, जब हमारा संविधान लागू हुआ उसके पहले की बातों को बताता है। और जो दूसरा क्लॉज है ये क्या बताता है? संविधान के बाद, कि जब हमारा संविधान लागू हो गया, प्रारंभ हो गया, तो उसके बाद क्या होता है। तो कहता है, ध्यान से सुनिएगा, राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग अर्थात भाग 3 मूल अधिकारों द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती है या न्यून करती है। ठीक है, तो राज्य को किस चीज से रोक रहा है? ऐसी विधि बनाने से जो किसी मूल अधिकारों को दो चीजें कर रही है, या तो छीनती है या तो न्यून करती है। ठीक है, और इस खंड के उल्लंघन में बनाई गई प्रत्येक विधि, और जो ये खंड है आपका, ठीक है, इस खंड के उल्लंघन में बनाई गई प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य हो। ठीक, तो स्टेट शैल नॉट मेक लॉ, किसके लिए लॉ नहीं बनाएगा? पार्ट 3 के लिए, जो किसी राइट को क्या करती है? छीनती है या कम करती है। और अगर उसने ऐसा लॉ बना लिया तो वो लॉ क्या होगा? प्रारंभ से ही शून्य हो जाएगा। ठीक है, मतलब वो प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक ही शून्य होगी। मतलब कि जो संविधान के लागू होने के बाद कोई ऐसी विधि बनी जो आपके भाग 3 के मूल अधिकारों को छीनती है या कम करती है, तो वो विधियां क्या हो जाएगी? प्रारंभ से ही शून्य मानी जाएगी। ठीक है, तो अब आगे इसको समझते हैं। जो आपका उपखंड 2 है कि इसके अनुसार संविधान के लागू होने के पश्चात राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बना सकता जो, तीन बातें और इसमें समझ सकते हैं हम लोग, कि मूल अधिकारों को छीनती है। पहला कि कोई ऐसा विधि बना जो मूल अधिकारों को छीन लेती है। ठीक है, दूसरा वो मूल अधिकारों को कम कर देती है। तीसरा वो मूल अधिकारों से असंगत हो। ठीक है, कि जो मूल अधिकार हैं उनको असंगत कर दे। ठीक है, तब अगर ऐसा चीज होता है तो ऐसी विधियां आरंभ से क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। ठीक है, अर्थात वे मृत रूप में ही बनती है और इनके जीवित होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। उच्चतम न्यायालय ने अपने आरंभ के निर्णयों में ऐसे विधियों पर आच्छादन के सिद्धांत का प्रयोज्य नहीं माना। ठीक है, तो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बारे में हम समझ रहे हैं कि अगर राज्य कोई ऐसी विधि बनाता है जो इस उपबंध, जो अनुच्छेद 13 है का खंड 2 के तहत, ठीक है, इस बात को जो गलत साबित कर दे कि वह कोई ऐसे विधि बनाए जिससे मूल अधिकार कम हो जाए या उनको छीन ले, तो ऐसी विधियां क्या होगी? प्रारंभ से ही शून्य हो जाएगी। क्योंकि हमारा भारतीय संविधान अब लागू हो चुका है और संविधान के उपबंधों के अनुसार आपको भाग 3 में जो मूल अधिकार दिए गए हैं उसके तरह आपको विभिन्न तरह के मूल अधिकार प्रदान किए गए। और अगर उन मूल अधिकारों के उल्लंघन के लिए या फिर उसको कोई छीनने के हिसाब से अगर कोई ऐसी विधि बन के आई जो आपको इन अधिकारों के प्रयोग को करने से रोकती है, ठीक है, तो वो विधियां क्या होंगी? प्रारंभ से ही शून्य हो जाएंगी। अगर वो उनको ला भी लिया गया, वो मतलब लागू भी कर दिया गया, तो लागू होते के साथ ही वो शून्य हो जाएगी। मतलब उसका कोई विधिक औचित्य नहीं रह जाएगा। ये कहता है आपका अनुच्छेद 13 का खंड 2। ठीक है, तो इसमें आपके जो विभिन्न केसेस हैं उसके माध्यम से समझ सकते हैं। अभी तक आपको ये चीजें समझ आई कि फिर से एक बार बताओ? आगे सर। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा कंपैरिजन के हिसाब से देखिएगा कि जो अनुच्छेद 13 का खंड 1 है, ठीक है, वो कहता है संविधान के पूर्व की बातों, तो पूर्व के बातों के सिद्धांतों को आपने कल समझा था। अब ये जो बात कह रहा है अनुच्छेद 13 का 2, वो कह रहा है संविधान के बाद की बारे में, संविधानोत्तर बोलते हैं कि संविधान के आने के बाद की बात। ठीक है, तो इसमें जो आप पहला हम केस के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं, जो एक केस था आपका दीपचंद वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के मामले में उक्त मत की पुष्टि की गई और कहा गया कि संविधानोत्तर विधि
आरंभ से ही शून्य और मृत विधि होती है, जिस पर आच्छादन का सिद्धांत लागू नहीं होता। यह बात अलग है कि अल्पमत का निर्णय इसे भिन्न था। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि जो भी संविधान के बाद जितनी भी विधियां आई और उन विधियों के द्वारा अगर किसी मूल अधिकारों को कम कर दिया गया या छीन लिया गया, या जो मूल अधिकारों की से असंगत करते हैं उसके जो प्रावधान है, ठीक है, वो मूल अधिकारों से असंगत करने का तात्पर्य है कि मूल अधिकारों को प्रयोग करने से रोकते हैं, कोई निर्बंध लगाते हैं, ठीक है, तो वो क्या होंगे, वो विधियां प्रारंभ से ही शून्य मानी जाएगी और उनको मृत समझी जाएगी, मतलब उसका कोई विधिक औचित्य नहीं रह जाए। तो ये आपका कहा गया था दीपचंद के मामले। ठीक है, और एक बात आप याद रखिए कि जो देखिए आप जब हम लोग पहला वाला कल क्लॉज पढ़े थे अनुच्छेद 13 का खंड अनुच्छेद 13 का खंड 1 में कि संविधान पूर्व विधिया क्या के बारे में क्या बात किया गया था कि तीन उसके लिए हम लोगों ने प्रिंसिपल्स अपनाए थे या डॉक्ट्रिन्स अपनाए थे कि तीनों डॉक्ट्रिन क्या थे। एक तो आपका पृथककरण का बात था कि जो विधियां पहले से लागू है और वो खराब हो जाए, मतलब उससे कोई अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वो क्या होगी, असंगत करता है, तो उसको क्या किया जाएगा, या तो अलग किया जा सके तो अलग कर देंगे, या अलग नहीं किया जा सके तो उसको खत्म कर देंगे। लेकिन यहाँ पे ये बात याद रखिएगा कि यहाँ पे इस चीज को नहीं देखा जाएगा कि इसको अलग किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, इसमें वो शुरू से ही शून्य मानी जाएगी। ठीक, तो आगे दूसरा एक है सागिर अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, AIR 1954, सुप्रीम कोर्ट 728। ठीक, तो इस केस में बोला था कि आच्छादन के सिद्धांत का संविधानोत्तर विधि पर लागू नहीं होने का मुख्य कारण यह बताया गया है कि मूल अधिकार से असंगत विधियां आरंभ से ही शून्य होती है और उन्हें बाद के संविधान संशोधन द्वारा विधि मान्य नहीं बनाया जा सकता। ऐसी विधियों को नए सिरे से पारित किया जाना आवश्यक है। ठीक है, तो ये जो आपको हम लोगों ने कल आच्छादन का सिद्धांत पढ़ा था कि कुछ समय के लिए वो चीजें क्या होगी, मूल अधिकारों को खत्म कर रही है, तो लेकिन बाद में क्या होगा, उस समय तक के लिए वो विधि क्या रह जाएगी, सुसुप्तावस्था में चले जाएगी, लेकिन बाद में क्या फिर से जागृत हो सकती है। लेकिन अगर कोई ऐसी जो अनुच्छेद 13 के 2 के तहत अगर कोई विधि बनेगी जो मूल अधिकारों को कम करती है, छीनती है, या उसका उल्लंघन होता है, ठीक है, या किसी भी तरह से मूल अधिकारों पर वो कोई किसी तरह का रोक या निर्बंधन लगाता है, ठीक है, तो वो हमेशा क्या होगी, आराम से ही शून्य मानी जाएगी। कि जैसे आपका जो भी विधिक मूल जो भी आपका अधिकार है, जीने का अधिकार, ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, कारोबार का अधिकार, आबाद विचरण का अधिकार, अगर कोई विधि बनी जैसे आपके वृत्ति उपजीविका के संबंध में, ठीक है, और विधि आपके किसी भी जो आपका जो क्लॉज दिया है वृत्ति उपजीविका अपनाने का, कोई भी रोजगार को करने का, ठीक है, वो अगर उस चीज को अगर रोकती है, समझिएगा, ठीक है, उस चीज को अगर रोकती है तो क्या होगा कि वो विधि जैसे ही आई उसको लागू तो कर दिया गया, लेकिन वो क्या आते ही के साथ ही वो प्रवृत्त नहीं होगी, वो क्या हो जाएगी, वो वहीं पे मृत हो जाएगी या खत्म हो जाएगी, वॉइड बोला जाएगा। ठीक है, एक वर्ड होता है अल्ट्रा वायर जिसको बोलते हैं हिंदी में प्रारंभ से शून्य। ठीक है, तो ये जो भी अनुच्छेद 13(2) के उल्लंघन में कोई भी अगर विधि बनेगी राज्य के द्वारा, ठीक है, तो वो अल्ट्रा वायर होता है, वो प्रारंभ से ही शून्य माना जाता है। समझे यहां तक? अब देखते हैं स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस श्री अंबिका मिल्स, AIR 1974, सुप्रीम कोर्ट 1300। ठीक है, तो इस मामले में क्या बोला कि उच्चतम न्यायालय ने दीपचंद और महेंद्र लाल के जो पुराना जो दीपचंद का मामला था में दिए गए अपने विनिश्चय को काफी बदल दिया और यह अभी निर्धारित किया कि एक संविधानोत्तर विधि मतलब जो संविधान के लागू होने के बाद आने वाली विधि जो मूल अधिकारों से असंगत है, ठीक है, और वो विधि क्या है, मूल अधिकारों से असंगत है, जो भी हमारे मूल अधिकार दिए गए उनसे असंगत है। ठीक है, तो वह सभी प्रयोजनों के लिए प्रारंभ से ही शून्य और अकृत नहीं होती है। ठीक है, उनको बोला गया कि ये प्रारंभ से शून्य अकृत नहीं होती है, वो पूर्णतः अकृत्यता या का नियम एवं सर्वव्यापी नियम नहीं और इसके अनेक अपवाद है। इस मामले में न्यायालय ने यह अभी निर्धारित किया कि एक संविधानोत्तर विधि जो अनुच्छेद 19 द्वारा नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को छीनती या न्यून करती है, वह अनागरिकों के प्रति प्रवर्तनीय रहती है क्योंकि विधि केवल नागरिकों को प्रदत्त अधिकारों के उल्लंघन की मात्रा तक शून्य। अनुच्छेद 13(2) में प्रयुक्त शून्य शब्द से तात्पर्य
ऐसे व्यक्तियों के अधिकारों के उल्लंघन पर शून्य है जिनका अधिकार कानून बनाकर लिया जा सकता है, परंतु जिन व्यक्तियों के लिए कोई मूल अधिकार प्राप्त नहीं है उनके प्रति संविधानांतर विधि के शून्य होने का कोई प्रश्न ही नहीं होता। ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ था, आपका जो स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस श्री अंबिका मिल्स वाला था, कि इन्होंने जो ये शून्य की बात कही गई कि जो भी संवैधानिक विधि है, अगर संविधान के प्रारंभ होने के पश्चात ये संविधान ये विधि को लागू किया गया और इससे मूल अधिकार असंगत हो गए, तो इन्होंने बोल दिया, इन्होंने दो चीजें डाल दी कि जो मूल अधिकारों का प्रवर्तन की जब बात करते हैं हम भारतीय संविधान के हिसाब से, ठीक है, तो मूल अधिकार में कुछ नागरिकों को अधिकार मिले, कुछ अनागरिकों को मिले। ठीक है, आप लोगों ने नागरिकता के संबंध में समझा था कि नागरिकों के मूल अधिकार क्या। ठीक है, तो अगर कोई ऐसी विधि बनी जो नागरिकों के लिए तो नागरिकों के अधिकारों को नहीं छीनती, ठीक है, तब वो ठीक है, लेकिन अगर वो अनागरिकों के अधिकारों को छीनती है, उनके मूल अधिकारों पर रोक लगाती, तब क्या किया जाएगा, इस विधि को मान्यता दी जा सकती है, ऐसा इस केस में बोला गया। सर ये थोड़ा समझ नहीं आया। अच्छा, फिर से एक बार सुनिएगा इसके निर्णय को, कि उच्चतम न्यायालय ने अपने कहा कि संविधानोत्तर निर्मित विधियों से संबंधित उपयुक्त नियम केवल नागरिकों के बारे में लागू होता है, गैर नागरिक व्यक्तियों पर नहीं। संविधानोत्तर विधि तभी शून्य अमृत होगी जब वह नागरिकों के मूल अधिकारों से असंगत हो। जहां गैर नागरिक व्यक्तियों का प्रश्न है, ऐसी विधि प्रवर्तनीय होती है और वैध बनी रहती है। अब जैसे समझिए कि नागरिकता में आपने समझा था कि एक कोई जो नागरिकों भारत के नागरिक होने के आपका जिसकी जो आपको अधिकार है और विशेषाधिकार है और उन मुक्तियों के संबंध, ठीक है, तो आपको ये अधिकार है कि आप भारत के नागरिक हैं, ठीक है, तो आपको वोटिंग राइट्स है, तो उसके ऊपर अगर वोटिंग राइट्स के ऊपर कि आपको ठीक है, आपको अगर कोई वयस्क मताधिकार प्रदान किया गया है, किनको किया गया, भारत के नागरिकों, ठीक है, और उसके संबंध में कोई विधि बन गई कि जो इस चीज को, हेलो, हाँ सर, क्लियर आ रही है ना आवाज? आवाज आ रही है सर? इसका सबसे अच्छा उदाहरण ऐसे दे सकते हैं हेमंत सर। हाँ सर, अभी जो नागरिकता संशोधन हुआ है ना, नागरिकता संशोधन वाले में जो विवाद चल रहा है ना, तो क्या है, वो ऐसे बाहर के लोग हैं ना, तो इनके साथ मूल अधिकारों का अगर ये बोल रहे हैं कि मान लो 14 का उल्लंघन है, 13 का उल्लंघन है, तो वो तो अनागरिक है ना, मतलब जो देश के बाहर के जो मुसलमान है, तो ये जो नागरिकता संशोधन अधिनियम है, ये वाला जो प्रावधान है, ये इस पे लागू होगा, बोलता है कि अनागरिकों का प्रश्न है तो ऐसी विधि प्रवर्तनीय बने रहेगी, भले वो विभेद कर। अगर यही प्रावधान यहाँ के नागरिक के लिए रहता अगर, तो ये विधि शून्य घोषित हो जाती, लेकिन हम अनागरिकों के लिए, मतलब जो भारत के नागरिक नहीं है, उनके लिए ऐसी विधियों का निर्माण होता है अगर संविधान के लागू होने के बाद, तो वो प्रवर्तन में रहेगी, तो नागरिकता संशोधन बिल जो है वो वैलिड होगा इस केस के रिलेटेड। ठीक है, समझे? देखो, जब भी किसी नागरिक की जब बात करते हैं तो आप लोग को नागरिकता अधिनियम जब पढ़ा है, नागरिकता के संबंध में जो उपबंध पढ़ाया गया था भाग 2 में, तो उसमें आपको बताया गया था कि कोई भी जो नागरिक होता है उसके क्या विशेषाधिकार होते हैं भारत के नागरिक होने के, उस चीज को आप समझे हो ना। तो नागरिक है तो उसके इन अधिकारों का अगर उल्लंघन करने वाली कोई विधि बनेगी तो वो प्रारंभ से शून्य होगी। अब अनागरिक को समझते हैं, अनागरिक कौन है, जो आपका नागरिकता अधिनियम जो नागरिकता आपने पढ़ा 5 से लेके इसमें, इसके तहत वो व्यक्ति नहीं आता है, ठीक है, जो भारत का नागरिक नहीं है, यहाँ रहता है लेकिन उसको क्या है, ये अधिकार नहीं मिले। जब उसको अधिकार वो मिले ही नहीं है और उनके ऊपर अगर कोई विधि बन गई तो क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क पड़ेगा? मतलब जो यहाँ का अनागरिक है, ठीक है, और उसको तो पहले से ही अधिकार मिले ही नहीं है, और उनके ऊपर अगर कोई ऐसे राइट, कोई ऐसा विधि बन जाए जो अनागरिकों के संबंध में, तो उनको तो पहले भी वो राइट्स नहीं मिले थे, तो अब भी नहीं मिल रहे हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। समझे कि नहीं? जी सर। ठीक, आज समझ में आया ना? सर जो नागरिक नहीं है उनको राइट ही नहीं है, सीधी सी बात।
ऐसी ना। हाँ हाँ, हाँ। अगर देखो जो तो जैसे नागरिक नहीं देखो, है, उदाहरण उदाहरण समझने के लिए क्या है कि ऐसे व्यक्ति, है ना, जो भारत के नागरिक नहीं है, जैसे हमने क्या किया, मुसलमानों को एक्सक्लूड कर दिया है अभी नागरिकता संशोधन वाले में, कि 5 साल के अंदर वाले जिनको हमको नागरिकता देना है तो उसमें एक्सक्लूड कर दिया है। तो अगर वो चैलेंज करें कि नहीं नहीं, ये तो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है, ये है वो है, ऐसी विधियां नहीं बनाई जा सकती, जो पूरा देश बोल रहा है ना। तो ये जो अजीत मिल्स वाला जो केस है, क्या बोलना चाहिए तो बना, अंबिका मिल्स वाला, तो उसमें पहले 1974 में ये डिसाइड कर दिया गया था कि ऐसी विधियां जो अनागरिकों के प्रश्न के लिए हैं तो वो प्रवर्तन में बनी रहेंगी, वो शून्य घोषित नहीं की जाएंगी ऐसे। ठीक है। हाँ सर। ठीक है। चलो एक और उदाहरण से समझो इसको। जैसे राज्य आपको मूल अधिकार देता है, जो छत्तीसगढ़ राज्य की बात करते हैं, यहाँ छत्तीसगढ़ ने एक ऐसी विधि बनाई कि यहाँ कोई भी इंग्लैंड का व्यक्ति आकर कोई भी रोजगार वृत्ति नहीं कर सकता है, मतलब अपना कोई भी बिजनेस यहाँ शुरुआत नहीं कर सकता, ऐसा उन्होंने रेस्ट्रिक्शन लगा दिया। तो जो ब्रिटेन का है, जो भी बाहर का है, वो तो यहाँ के लिए अनागरिक है ना, तो उसके ऊपर ये रेस्ट्रिक्शन लगा तो वो छोड़ी जाएगा कि ये मेरे ख्याल से मूल अधिकारों का हनन कर रहा है। लेकिन वही चीज अगर वो बोल देगा कि उत्तर प्रदेश वाले या मध्य प्रदेश वाले आके यहाँ पे रोजगार या कारोबार नहीं कर सकते, तब उसके मूल अधिकारों का हनन हो। ठीक है। तो अब नागरिक और अनागरिक के लिए इन्होंने एक मतलब क्या था कि शुरुआत में इन्होंने जो बात किए थे, जो पहले जो केस थे दीपचंद और सागर सगीर अहमद का, ठीक है, इन केसों में बोला गया था कि जो विधियां बनी, तो वो जो विधियां मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है वो प्रारंभ से ही शून्य मानी जाती है। लेकिन जब क्या हुआ कि स्टेट ऑफ गुजरात का जब केस आया श्री अंबिका मिल्स वाला, ठीक है, तो इस केस में इसने ना अपने जजमेंट को थोड़ा सा बदलाव किया, उसको परिवर्तन किया कि नहीं, उन्होंने अपना जो दायरा बढ़ाया और उन्होंने कहा कि ये राइट्स की जो बात करेंगे तो ये नागरिकों और अनागरिकों के लिए यह अलग हो सकता है। जैसे उदाहरण मैंने बताया कि बाहर का व्यक्ति के लिए अगर रूल्स बना दिया जाए कि यहाँ पे उनको नहीं कारोबार करने दिया जाएगा, तो नहीं किया ना दिया जाएगा, क्योंकि उनको पहले भी यह राइट नहीं था। ठीक है। सही तरह छूट मतलब किसी चीज को डिस्क्राइब नहीं किया गया है। अभी कई सारी चीजें जहाँ पे कानून ने विधियां नहीं बनाई हैं, इसलिए वो चीजें चल रही है। मान लो कानून ने ऐसा विधि बना दिया कि यहाँ पे यह इन व्यक्तियों को रेस्ट्रिक्ट किया जाता है, जैसे अभी जो नागरिकता अधिनियम आया कि इसके तहत बोला कि इनको नागरिकता नहीं दी जाएगी अगर ये इस कंडीशन को पूरी नहीं करते हैं तो, ठीक है, तो उससे कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं है ना। तो उस विधि को क्या होगा कि कोर्ट क्या है उसको शून्य घोषित नहीं कर सकती। केवल इस चीज को समझना आप कि किस विधि को वो शून्य कर सकती है, किस विधि को शून्य नहीं कर सकती। अगर नागरिकों के मूल अधिकारों के उल्लंघन में या कम करने वाले या फिर उसके छीनने वाले कोई विधियां बनती है, तब क्या होता है वो शून्य हो जाएगी। लेकिन अनागरिकों के संबंध में ऐसी कोई विधियां बनती है तो वो शायद शून्य हो, क्योंकि अगर उसका प्रवर्तन किया जा सकता है तो करो किया जाए। ठीक है, समझ गए? हाँ सर। जी सर। अब है एक तो दुलारे बनाम थर्ड एडिशनल जज कानपुर AIR 1985 SC 1260। ठीक है। तो इस केस में बोला था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आच्छादन का सिद्धांत संविधानोत्तर विधियों पर भी लागू होता है, भले भी नागरिकों से संबंधित ही क्यों ना हो। ठीक है। फिर उन्होंने अपना थोड़ा जजमेंट बदला और इन्होंने कहा कि जो ये जो आच्छादन का सिद्धांत है वो संविधानोत्तर विधि पर भी लागू होगा, बल्कि वे नागरिक से संबंधित क्यों ना हो। फिर आपका जो स्टेट ऑफ तमिलनाडु था, इसके जो आपका आगे का है 2011 का केस है। ठीक, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जब कोई संशोधित अधिनियम मूल अधिकारों के प्रतिकूल हो तथा जिसे न्यायालय द्वारा अमान्य कर दिया गया हो, वह अनुच्छेद 13 खंड 2 के अंतर्गत अपरिवर्तनीय होगा। मतलब क्या बोला कि जब कोई संशोधित अधिनियम, अगर कोई जो अधिनियम लागू किया गया, ठीक है, वो पहले तो सही था लेकिन बाद में उसमें संशोधन कर दिया गया, और वो जब अगला संशोधन होने के बाद, ठीक है, ये मतलब कोई विधि बनी, वो पहले सही थी लेकिन बाद में उस विधि में कोई संशोधन हो गया और उस संशोधन के द्वारा कोई मूल अधिकारों के, अब वो जो संशोधन हुआ है, ठीक है, तो उससे क्या हुआ कि मूल अधिकार के प्रतिकूल हो गया, ठीक है, जिसे न्यायालय द्वारा अमान्य कर दिया गया, तब क्या होगा वो 13(2) के अंतर्गत अपरिवर्तनीय होगा। ठीक है, मतलब वो क्या होगा, शून्य हो जाएगा। अगर देखिए कोई विधि पहले बनी और उस विधि के जो बनने के बाद वो मूल अधिकारों का कोई उल्लंघन नहीं करती, लेकिन उसमें कुछ संशोधन हुए 2 साल 10 साल 20 साल बाद, जब भी कोई संशोधन हुए, ठीक है, और उस संशोधन के द्वारा
उस अब वो पहले तो नहीं छीनती थी कोई अधिकारों को, लेकिन अब वो विधि संशोधन के बाद वो विधियों के द्वारा किसी मूल अधिकारों का उल्लंघन होने लगा, ठीक है, तब वो किस कंडीशन को वो कर दिया, 13(2) के जो क्लॉज है उसको वायलेट कर दिया, ठीक है, उसका उल्लंघन कर दिया, तो अब क्या वो विधि क्या हो जाएगी, अपरिवर्तनीय हो जाएगी, अर्थात वो शून्य हो जाएगी। समझे? हाँ सर। जी सर। ठीक है, अब थोड़ा सा एक आखिरी में देख लेते हैं हम लोग, जो 13(1) और 13(2) में थोड़ा सा सामान्य अंतर को समझ लेते हैं। ठीक है, तो 1 में क्या बताया आपका, संविधान पूर्व निर्मित विधियों के बारे में, और 2 में आपका क्या बताया है, संविधानोत्तर निर्मित विधियों के बारे में। ठीक है, तो जो आपका 13(1) है संविधान के पूर्व, उसको समझिएगा कि यह आरंभ से शून्य नहीं होती, अपितु संविधान के लागू होने पर ही शून्य होती। ठीक है, क्योंकि जो संविधान जब लागू हुआ उसके पूर्व जो विधि बनी थी तो वो शून्य तो नहीं थी, प्रारंभ में जैसे बनी वैसे शून्य हो गई क्या, नहीं, जब भारतीय संविधान लागू हुआ तब वो शून्य हुई। जबकि जब हम संविधानोत्तर विधि की बात करेंगे तो उसमें क्या है, यह आरंभ से ही शून्य होती है, अर्थात यह मृत अवस्था में ही निर्मित होती है, क्योंकि यह संविधान के लागू होने के बाद बनी है, क्योंकि बाद बनी है तो ये मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रही है, इससे क्या होगी, शून्य। फिर देखिए कि 13(1) के तहत जो संविधान पूर्व निर्मित विधियां उसके संबंध में, यह संविधान के से पूर्व अर्जित अधिकारों एवं दायित्वों के संबंध में पूर्ण रूप से वैध होती है, कि जो भी विधियां बनी संविधान लागू होने के पूर्व, तो वो क्या होगी कि पहले से ही जब वो लागू की गई तो उसके में जो अधिकार थे और जो दायित्व थे वो पूर्ण रूप से वैध थे और वो चल रहे थे। जब संविधान लागू हुई और उसके कुछ उपबंधों का जब वो संविधान को उपबंधों का उल्लंघन करने लगी तब वो शून्य, लेकिन उसके पहले क्या वो वैलिड था। जैसे हम लोगों ने कल एक केस देखा था जिसमें उसको वो जो एक केस देखा था जिसमें क्या बोलते हैं उसको, संविधान के पूर्व जब एक प्रकाशित लेख के ऊपर उसको क्या बोलते हैं ये मिला था, दंडनीय बनाया गया था। ठीक है, तो उससे जब अब हम 13(2) की जब बात करेंगे तो इसके अंतर्गत किया गया या किया जाने वाला कार्य पूर्ण रूप से अवैध होता है। ठीक है, कि आप अगर संविधान पूर्व की बात करेंगे तो ये क्या होगा कि पूर्व में जो भी विधि बनेगी, क्योंकि उस समय तो हमारा संविधान था ही नहीं ना, तो वो मूल अधिकारों का उल्लंघन करेगा ऐसा कोई बात साबित कर ही नहीं सकते, तो वो पूर्ण रूप से वैध होगा और उसमें जो भी अधिकार दायित्व बताए जाएंगे वो वैध है। लेकिन जब आपका संविधान के बाद जो जितने भी विधियां बनेगी वो प्रारंभ से शून्य होंगी, ठीक है, और उनमें जो भी कार्य बताए जाएंगे वो पूरी तरह से अवैध ही होंगे। तो ये 13(1) और 13(2) में ये मेजर अंतर है, समझ गए? हाँ सर। सुदीप सर। हाँ, अब देखो कि जैसे कोई विधि है, अधिनियम है, उसकी संवैधानिकता को चेक करना है या उसकी वैलिडिटी को चेक करना है। ठीक है, तो क्या करेगा न्यायालय, क्या करता है कि न्यायालय मतलब एकदम आसान काम नहीं होता ना, किसी भी अधिनियम को अवैध घोषित कर देना, शून्य घोषित करना कोई मामूली काम नहीं है। ठीक है, तो इसको करने के लिए अगर आप लाते हैं कि उसकी चुनौती देते हैं उस अधिनियम को, तो न्यायालय क्या करता है, तो न्यायालय को इस सभी बातों पे ध्यान देना पड़ता है कि उसकी प्रकृति क्या है, उसका चरित्र क्या है, वो अधिनियम का क्या प्रभाव है, इन सभी चीजों को वो क्या करती है, पहले इसके बारे में डिसीजन ले, और क्या क्या एलिमेंट्स हैं जिनको चेक करती है कोर्ट कि इसको वैलिड, ये वैलिड है कि नहीं है, ऐसे करके। तो उसको डिसाइड करने से पहले उनको क्या क्या देखना है, उस जो लेजिस्लेशन है उसका क्या हिस्ट्री था, क्यों लाया गया था, किन परिस्थितियों में लाया गया था, कौन सी ऐसी बुराई है जिसको उसको नष्ट करने के लिए लाया गया है या उसको उपचार करने के लिए लाया गया है, जो विधायिका थी उसने क्या संकल्प किया था और वो क्या चाहती थी, कि कैसा उपचार चाहती थी, इन सभी चीजों को ध्यान देने के बाद ही न्यायालय जो है वो निर्णय लेगा कि कोई अधिनियम संवैधानिक है या असंवैधानिक है। तो इन सभी बातों को न्यायालय को ध्यान में रखना चाहिए किसी भी अधिनियम की संवैधानिकता को जब वो निर्णय लेती है संविधान के बारे में, तो इन सब चीजों का ध्यान देना चाहिए। तो ये जो चीज डिसाइड की गई थी वो डिसाइड की गई थी है ना, स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस के श्याम सुंदर 2011 के केस में। ठीक है, और इसको ना हम एक चीज और जानते हैं
कि पर्दा उठाने का सिद्धांत मतलब क्या है कि इन सभी चीजों को, घटकों को जब आप उजागर करते हो, चीजों को स्पष्ट करते हो, तो इसी को बोलते हैं पर्दा उठाने का सिद्धांत। ठीक है, तो एक चीज याद कर लेना इसको कि स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस के श्याम सुंदर का जो केस है वो पर्दा उठाने का सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, ऐसे करके। ठीक है, तो ये समझ में आया स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस के श्याम सुंदर में क्या बोला? क्यों बच्चे लोग? यस सर, आया सर। हाँ, अब देखो जो चीज है, कुछ कुछ चीज, जैसे दो जो टर्म है जब हम पढ़ते हैं 13 को, तो लॉ और लॉज इन फोर्स, ये वर्ड पढ़े होंगे, है ना, आर्टिकल 13 में। तो क्या है कि जो लॉ है, ठीक है, किसी का माइक चालू है? ठीक है, तो लॉ जो है, जब आर्टिकल 13 हम पढ़ते हैं तो लॉ के हमने देखा था ना डिटेल में कि लॉ जो है वो क्या क्या चीजें जो है वो इंक्लूड करता है। ठीक है, तो क्या क्या था लॉ के अंतर्गत? क्या है विधि के अंतर्गत? क्या है अध्यादेश आता है, आदेश आता है, उपविधि आती है, नियम है, अधिसूचना है, रूढ़ियां हैं और प्रथाएं हैं। ये सभी चीजें ये इंक्लूड करता है। तो विधि जो शब्द है वो बड़ा विस्तृत अर्थ रखता है। ठीक है, अब क्या है कि अब जब इन सब चीजों को आप देखोगे तो क्या होगा कि इतनी सारी चीजें जो हैं वो विधि जो है वो इंक्लूड करता है। तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से ये बोल सकते हैं हम कि जो मतलब विधि जो है वो विस्तृत अर्थ रखता है। और देखो यहाँ ना विधि का परिभाषा नहीं दिया हुआ है, जब आप पढ़ेंगे तो क्या बताता है, ये क्या बताता है कि किन चीजों की हम गणना करेंगे विधियों में। तो ये क्या है, गणना जो है वो उदाहरणात्मक है। ठीक है, संपूर्ण नहीं है, सर्वांगीण नहीं है। ठीक है, कि हमने क्या किया है कि विधि में हम किन किन चीजों की गणना करेंगे उसका उपबंध दिया हुआ है। अब यहाँ पे एक चीज देखना है कि जो कार्यपालिका होती है ना, एग्जीक्यूटिव जो होती है, उसके जो ऑफिसर्स होते हैं वो जब प्रशासनिक आदेश देते हैं, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर जारी करते हैं, ठीक है, तो और क्या है कि वो किसी स्टेट्यूट के प्राधिकार के अधीन दिया गया, मतलब किसी अधिनियम है उसके अधीन अगर दिया गया है, तो ये जो है, क्या ये प्रशासनिक आदेश जो है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर जो है, वो लॉ के अंतर्गत आएंगे या नहीं आएंगे। तो ये चीज को डिसाइड किया गया था आपका द्वारका नाथ वर्सेस स्टेट 259 के केस में। तो इसमें यह बोला गया था कि जो प्रशासनिक आदेश हैं वो विधि के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, क्लियर है? अब देखो कि यहां पे क्या किया गया था कि एक केस है स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली का एक केस है। ठीक है, तो यहां पे क्या किया, ये कब का केस है आपका, देखेंगे ये है 1952 का। तो ये पहले वाला केस है ना। तो इस केस में क्या बोला था कि जो सरकार जो है ना, सरकार जो है, जो अपने अधिकारियों को जब डायरेक्शन देती है तो वो विधि नहीं कहलाती। ठीक है, तो अंतर समझना, सरकार द्वारा दिया गया निर्देश विधि में सम्मिलित नहीं होगा। डिसाइड किया गया था द्वारका नाथ बनाम स्टेट के केस, सॉरी ये स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली के केस में। और द्वारका नाथ वर्सेस स्टेट जो है, इस केस में क्या डिसाइड किया गया था कि जो कार्यपालिका अधिकारियों द्वारा जारी किए गए आदेश वो जो है विधि के अंतर्गत सम्मिलित। तो ये दोनों अंतर को समझ के रखना, सरकार जब निर्देश देगी, ठीक है, तो वो सम्मिलित नहीं होगा, लेकिन कार्यपालिका अधिकारी जो है वो जब निर्देश देते, आदेश देते हैं, ठीक है, तो वो आदेश जो है वो विधि के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब देखना कि जो विधि शब्द में बोला है कस्टम और यूजेस के बारे में बोला है ना, तो इसके लिए एक केस देखते हैं हम कि अधिनियम तो आता ही आता है, लेकिन क्या है, रूढ़ियां और प्रथाएं जो हैं, कस्टम एंड यूजेस जो हैं, जो विधि का बल रखती है। ठीक है, तो
तो विधि का बल रखने वाले मतलब क्या है, जैसे ज्यूरिस्प्रूडेंस आप पढ़ोगे ना तो उसमें मतलब पॉइंट्स दिया हुआ है कि इन पॉइंट्स पे चेक करते हैं कि कोई कस्टम या यूजेज जो है वो लॉ बनने लायक है कि नहीं है ऐसे कर। तो अगर वो उन बिंदुओं पर खरा नहीं उतरता है तो उसको नहीं माना जाता है, तो वो लॉ नहीं बन सकता, मतलब फोर्स ऑफ लॉ नहीं रख सकता है वो। तो ऐसे चीजें क्या है कि ऐसे रूढ़ियां या प्रथाएं, सभी रूढ़ियां और प्रथाएं जो है वो इंक्लूड नहीं होंगी, केवल ऐसी रूढ़ी और प्रथाएं हैं जो कानून का बल रखती हैं, मतलब सभी आवश्यक तत्व जो हैं उनको जो पूरा करती हैं वो ही जो हैं वो लॉ के अंतर्गत आएंगी। ठीक है। और क्या है कि ऐसी रूढ़ी या प्रथाएं, अब प्रश्न ये उठता है कि क्या ऐसी रूढ़ी या प्रथा जो असंगत है मूल अधिकारों की, क्या वो विधि के अंतर्गत आ सकती हैं, क्या या वो विधि हो सकती है? तो ऐसी रूढ़ियां या प्रथाएं जो मूल अधिकारों के असंगत न हो वो ही विधि के अंतर्गत आएगी। मतलब क्या हुआ इसका कि जो रूढ़ी या प्रथा मूल अधिकारों के असंगत है वो विधि नहीं हो सकती। ठीक है। तो ये डिसाइड किया गया था आपका दशरथ रामा राव वर्सेस मथुरा अहिर। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। अब उसके बाद देखना कि हिंदू मुस्लिम और क्रिश्चियन जो है पर्सनल लॉज जो है, ठीक है, जो कोडिफाइड नहीं है ना, तो इन चीजों को इंक्लूड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बताओ कोई। जो पर्सनल लॉज हैं जो अनकोडिफाइड है, ठीक है, जिनके लिए लॉ नहीं बना, अनकोडिफाइड मतलब जिनके लिए लॉ नहीं बना हुआ है, ठीक है, जिनका कोडिफिकेशन नहीं हुआ है, कोई बताओ अपने तर्क बुद्धि से बताओ जरा, इंक्लूड करना चाहिए कि नहीं? नहीं करना चाहिए सर एक बार फिर से पूछिए था सर। जो अनकोडिफाइड लॉज है ना, ठीक है, जैसे शरीयत कानून हो गया, है ना, जी। तो ये विधियों के अंतर्गत आते हैं कि नहीं आते? तो लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, बताओ। नहीं लेना चाहिए सर, क्योंकि उसके नहीं लिए लेना तो चाहिए कोई सर। विधि बना ही नहीं है तो। है ना, तो क्या है कि इनको विधि के अंतर्गत नहीं माना गया था। ठीक है, नहीं लेते हैं। तो क्या है कि संविधान का भाग 3 पक्षकारों की जो है व्यक्तिगत विधियों को नष्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, ये डिसाइड किया गया था आपका कृष्णा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 1980। ठीक है, तो व्यक्तिगत विधियां जो है उनको विधियां नहीं माना जाएगा। लेकिन आप देखो अभी ये ट्रिपल तलाक, ये तो व्यक्तिगत विधि का विषय था ना, उसमें क्यों फैसला दे दिया फिर सुप्रीम कोर्ट? तो मूल अधिकार जो है संविधान के भाग 3, इनका क्या है निर्वचन, क्या है न्यायालय जो है बड़े विस्तृत रूप में करता है। ठीक है, अब ये जो केस है, ये केस डिसाइड किया गया था आपका, कब किया गया था? 1980 में। आज की तारीख में भाई ट्रिपल तलाक का एक जो तरीका है, जो देने का तरीका है, तो देखो यहाँ पे ना संपूर्ण रूप से ये नहीं बोला है कि ट्रिपल तलाक मतलब जो 3 बार तलाक 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 बोलते हैं ना, उसको ये बोलता है कि जो प्रोसेस दिया हुआ है आपका, उस प्रोसेस से बोलना, एक साथ नहीं बोल सकते। तो जो तरीके हैं, देखो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले से व्यक्तिगत विधि को छेड़ा नहीं है, केवल ये चीज बोली है कि जो आपकी विधि में लिखा हुआ है व्यक्तिगत विधि में, उसका आप पालन करो। आप अपने फायदे के लिए उनको तोड़ मड़ोड़ करके ऐसे नहीं यूज कर सकते हो कि किसी के मूल अधिकार का हनन हो। ठीक है, तो एक लाइन में आप क्या बोलोगे कि असंहिताबद्ध अनकोडिफाइड लॉज जो हैं वो लॉज के अंतर्गत अंडर आर्टिकल 13 नहीं आते। ठीक है, क्लियर हो गया? अब देखो लॉज इन फोर्स मतलब प्रवर्तित विधियां, ये क्या होता है समझने का प्रयास करो। ठीक है, देखो प्रवर्तित विधियों के अंतर्गत वे सभी संविधान पूर्व मतलब संविधान के लागू होने से पहले और वर्तमान विधियां मतलब उसके बाद अभी भी जो चल रही हैं, ये सभी के सभी जो हैं वो प्रवर्तित विधियों के अंतर्गत आती है।
ठीक है। अब वो चाहे विधानमंडल द्वारा पारित की गई हो या सक्षम प्राधिकारियों द्वारा पारित की गई, या उनका, है ना, उनको स्पष्ट रूप से अगर निश्चित नहीं किया गया है। अब दूसरी चीज ये है कि वो पूरे संपूर्ण भारत पे अगर लागू होती हो या किसी विशेष जगह पे हो, जैसे जम्मू कश्मीर के लिए था पहले, तो वो केवल विशेष जगह में ही लागू होता था, ठीक है। तो वो भी प्रवर्तित विधियों के अंतर्गत आएगी, भले वो सब एक रूप से संपूर्ण भारत पर लागू होती हो या न लागू हो। तो ये चीज था, ये डिसाइड किया गया। सर एक बात क्लियर है? अरे प्रवर्तित विधियों का मतलब होता है जो प्रवर्तन में है। तो सीधी सी बात है कि जो विधियां संविधान से पूर्व थी, जो चली आ रही है अभी तक, वो जैसे 1860 आईपीसी चालू है कि नहीं अभी भी, ठीक है, तो उसको प्रवर्तित विधि मानोगे। उसके बाद हिंदू वाले जो हैं 1955 में जो बने हैं, ठीक है, मैरिज एक्ट है, ये है, वो सब इंक्लूड करेगा वो, ठीक है। और क्या चीजें हैं जिन विधियों को निश्चित नहीं किया गया है, वो विधियां भी आएंगी। तो इसका बोलने का मतलब यह है कि जो प्रवर्तन में है, मतलब जिनको स्पष्ट रूप से निश्चित नहीं किया गया है, वो भले संविधान के पहले बनी हो बाद में बनी हो, उससे नहीं फर्क पड़ता है। वो जो प्रवर्तन में है तो वही सब विधियां जो है वो प्रवर्तित विधि कहलाएंगी, भले वो संपूर्ण भारत में एक रूप से लागू होती हो या ना हो। ये बोलने का मतलब, ठीक है। अब देखो कि जैसे कोई अध्यादेश है, राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा जो अध्यादेश है, ठीक है, कोई सरकारी अधिसूचना है, ये विधि के अंतर प्रवर्तित विधियां हैं कि नहीं है, बताओ जरा। बताओ ना। सर सूचना विधि के अंतर्गत नहीं। क्यों नहीं आएगा भाई? प्रवर्तित विधि का मतलब ये है ना जो प्रवर्तन में है। तो राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करेगा, जो राज्यपाल अध्यादेश जारी करेगा, वो विधि होगा। अब विधि अगर प्रवर्तन में है, मतलब अभी है, तो मैं जो ऊपर की चीजें बताया उनमें पैरामीटर्स में चेक कर लो, तो प्रवर्तित विधि क्यों नहीं होगा? वो सरकारी अधिसूचना भी होगा। तो ये जो चीज था वो डिसाइड किया गया था रामकृष्ण डालमिया वर्सेस जस्टिस तेंदुलकर 1958 के केस में, ठीक है। अब उसके बाद म्युनिसिपल जो कॉरपोरेशन होता है, उसका जो उपनियम है, ठीक है, मतलब जो वो बनाते हैं, बाईलॉज वगैरह जो बनाते हैं, वो प्रवर्तित विधि के अंतर्गत आएगा कि नहीं आएगा? तो इसमें भी डाउट होने की जरूरत ही नहीं है कि ये भी विधियां जो है वो प्रवर्तित विधियों के उदाहरण है। तो प्रवर्तित विधि शब्दावली का जो तात्पर्य है वो उन विधियों से है जिनको आप क्या कर सकते हो, न्यायालय में लागू करा सकते हो, ठीक है। तो आप जिस भी विधि के लिए न्यायालय में जा सकते हो कि ऐसा उपबंध है तो आप उसको लागू करवाइए, तो आप हर वो प्रवर्तित विधि कहलाएगी जिसको न्यायालय लागू कर सकता है। तो एक शब्द में, एक वाक्य में जो चीजें हैं वो क्या है, प्रवर्तित विधियां क्या है, सारांश रूप, ठीक है, कि जो विधियां न्यायालयों द्वारा लागू की जा सकती हैं वो प्रवर्तित विधियां हैं। क्लियर हो गया कि डाउट है? पूछो, फिर नेक्स्ट टॉपिक चालू। जी सर हो गया। ठीक है। अब देखो एक समस्या अब ये आती है कि मान लो हमने संविधान में संशोधन कर देने के बाद अब क्या किया कि उच्चतम न्यायालय ने उसे असंवैधानिक घोषित कर दिया या उच्च न्यायालय ने उसे असंवैधानिक घोषित कर दिया, तब क्या होगा? जैसे उदाहरण लो आप कि 99 जो संविधान संशोधन है वो उपबंध करता था कि राष्ट्र, मतलब जो जजेस हैं उनके अपॉइंटमेंट का, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस का, उसके लिए एक अधिनियम बताना था, एनजेसी जो था, ठीक है। तो अब एक चीज बताओ, इसको तो इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया सुप्रीम कोर्ट ने। तो अब एक चीज बताओ कि अगर किसी नई विधि को असंवैधानिक बता दिया तो अब वो जगह संशोधन करके लाई गई है, तो अब बताओ कि जब वो असंवैधानिक हो गया तो क्या होगा प्रभाव उसका?
कि अगर विधायिका ये बोलती है कि इस तरीके से हमको जज का नियुक्ति करना है, अब वो नियुक्ति के प्रोसेस को ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया कोर्ट ने, तो अब जजों का नियुक्ति कैसे होगा? हैं? बच्चे लोग कुछ बोलो थोड़ा सा। सर एक बार फिर से बोले ना, क्या आप बोले, वो मैं लिफ्ट हो गई थी। बाकी लोग आयुषी, धीरज साहू, ज्योति, तुम लोग बताओ। चलो शिशिर तुम बताओ क्या होगा, चलो। जी सर। अटेंडेंस नहीं ले रहा हूँ, जी क्वेश्चन पूछ। हाँ, सर, अगर ऐसा कुछ होता है तो नए लॉ बनाने पड़ेंगे सर अपॉइंटमेंट के लिए जजों के। और तब तक क्या होगा? तब तक जज जब तक नहीं होगा अपॉइंटमेंट सर, या कुछ उसके लिए अरे यार ऑर्डिनरी। सीधी सी बात है ना कि अगर नया विधि कोई बना है वो असंवैधानिक हो गया तो पुरानी विधि तो अपने आप लागू पुराना होगी ना। चलेगा। अब जजमेंट जी है कि नहीं, वही चीज पूछ रहा हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये है कि संशोधन संशोधन विधि विखंडित किए जाने पर पुरानी विधि जो होती है वो पुनर्जीवित हो जाती है। तो नए जो प्रावधान हैं वो अगर असंवैधानिक कर दिए गए तो पुराना जो प्रोसेस था या पुराना जो चला आ रहा था वो ऑटोमेटिकली फिर से चालू हो जाएगा। तो जिस प्रोसेस से अपॉइंटमेंट किया जाता था वो प्रोसेस लागू हो जाएगा। तो यही चीज जो है वो तुमको ये इस क्लॉज में पढ़ना है। और ये डिसाइड किया गया था तुम्हारा तमिलनाडु, स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस के श्याम सुंदर 2011 के केस। ठीक है, क्लियर हुआ? हाँ सर। क्योंकि ना कुछ दिन पहले मैं, शायद मेरे को याद नहीं आ रहा है, मैं हेमंत सर के साथ या दिलीप सर के साथ डिस्कस कर रहा था ये चीज कि कहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि जब हम नई विधियां हैं जो बनाई जाती है संशोधन के द्वारा और वो संशोधन अगर असंवैधानिक हो गया तो वो जो पुराना उपबंध है वो लागू हो जाएगा ऐसे। तो ये केस नोट करना बहुत अच्छा सवाल है ना, कि स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस के श्याम सुंदर में बताया गया है कि पुराने जो उपबंध थे वो लागू हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। नए उपबंध जो हैं वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाते हैं अगर, तो पुराने उपबंध हैं वो स्वमेव जो है वो लागू हो जाते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया? हाँ सर। सर, केस का नाम एक बार फिर से बता दीजिएगा, नोट कर रहा था। स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस के श्याम सुंदर 2011। लोगों से पूछ के देखना है एक बार क्या होगा इसमें, कहाँ लिखा है ये भी पूछ सकते हो। तो केवल ये केस है जिसमें ये बोला गया है। ठीक है, और क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने ही बोला था इसे। तो अब देखो जो क्लॉज 4 है, ठीक है, आखिरी यहां तक हो गया पूरा चीजें। ठीक है, क्लॉज 3 जो था वहां तक का हो गया। अब देखते हैं क्लॉज 4 जो है। ठीक है, ये क्या बता सर, थोड़ा सा स्लाइड ऊपर करना। तो ये देखो, ये वाली जो चीज थी ना संशोधित विधि के विखंडन पर, तो ये केस भी दिया हुआ है, इस चीज को देख लेना। ठीक है, अब देखना कि सांविधिक संशोधन अनुच्छेद 13 में प्रयुक्त विधि शब्द में सम्मिलित नहीं है। ये जो नया जोड़ा गया था आपका, ठीक है, इस ये जो क्लॉज जोड़ा गया था उसके बारे में पढ़ते हैं कि इसका क्या अभी फंक्शनैलिटी क्या है। ठीक है, ये कैसे फंक्शन करता है। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने ना यह सबसे बड़ा क्वेश्चन था कि क्या है, मतलब जो संविधान संशोधन होगा वो विधि के अंतर्गत आएगा कि नहीं आएगा, ये सबसे बड़ा प्रश्न था। तो इसको सकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में, ये है आपका 1951 का केस। ठीक है, इस केस में क्या किया, इसी केस में ये विचारार्थ आया था प्रश्न। ठीक है, कि क्या किया जाए ऐसे। तो इस मामले में क्या था कि संविधान का जो फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था
1951 में, जिसके द्वारा क्या किया गया था, अनुच्छेद 31 जो है 31 में 2 अनुच्छेद जोड़े गए थे, 31A और 31B की विधि माने उसकी वैलिडिटी को चेक की, मतलब वैलिडिटी को चैलेंज किया गया था। तो जो जिसने रिट लगाया था उसका ये कहना था, उसने ये तर्क दिया कि अनुच्छेद जो 368, तो अनुच्छेद 368 में क्या दिया हुआ है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी हुई, ठीक है, के अधीन बनाई गई विधि जो है वो अनुच्छेद 13 में प्रयुक्त विधि शब्द के अधीन आती है, और यदि वह मूल अधिकारों का अतिक्रमण करती है तो उसे अवैध घोषित कर देना चाहिए। तो यहां पे क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि इस तर्क को अस्वीकार कर दिया और क्या डिसाइड किया कि अनुच्छेद 368 के अधीन संसद द्वारा बनाई गई विधि जो है वो अनुच्छेद 13(2) में प्रयुक्त विधि जो शब्द है के अंतर्गत नहीं आती है। तो सक्रिय प्रसाद वाले, ठीक है, अनुच्छेद 13(2) में प्रयुक्त जो विधि का तात्पर्य है ऐसी विधि से है जो विधानमंडल द्वारा अपनी साधारण विधायिनी शक्ति के प्रयोग द्वारा बनाई जाती है, न कि संवैधानिक संशोधन जो 368 में दिया गया है उसके अधीन बनाई जाती है। दोनों विधियों में अंतर होता है कि अनुच्छेद 13(2) किसी भी प्रकार से अनुच्छेद 368 के अंतर्गत पारित संवैधानिक संशोधन जो है उसको लागू नहीं होता। अब जो नेक्स्ट केस है देखना, सज्जन सिंह वर्सेस राजस्थान राज्य का जो केस है, इसमें उच्चतम न्यायालय ने क्या किया कि सक्रिय प्रसाद में जो अपना जो फैसला दिया था ना उसी को बरकरार रखा, और क्या डिसाइड किया कि अनुच्छेद 368 के अधीन पारित विधि अनुच्छेद 13(2) के प्रयुक्त विधि शब्द की परिभाषा में सम्मिलित नहीं है। मतलब इसका क्या कंक्लूजन निकलता है इन दोनों केसेस का, सक्रिय प्रसाद और सज्जन सिंह वाले में, कि अगर विधायिका संविधान संशोधन, विधायिका मतलब यहाँ पे संसदीय आएगा, ठीक है, तो संविधान संशोधन करेगी और कोई ऐसी विधि बनाएगी जो मूल अधिकारों के असंगत हो तो वो विधि के अंतर्गत नहीं आएगी, तो आप उसको चुनौती ही नहीं दे सकते हो, और उसको न्यायालय जो है वो शून्य घोषित कर ही नहीं सकता संशोधन को। क्यों? क्योंकि संशोधन द्वारा जो विधियां बनाई गई हैं वो विधियां जो है वो विधियों के अंतर्गत नहीं आएंगी, अनुच्छेद 13 में जो दिया हुआ है विधि शब्द प्रयुक्त किया गया है उसके अंदर। अब देखो इसके आगे क्या होता है, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस है। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, ये डेफिनेशन को स्वीकार नहीं किया, ठीक है। इस मामले में क्या किया गया था कि 17वें संशोधन जो हुआ था, ठीक है, उसमें 1964 की संवैधानिकता को चुनौती दी गई थी, 17वें संशोधन को, ठीक है, 17th अमेंडमेंट जो था उसको। तो यहाँ पे मेजॉरिटी से क्या किया जजों ने, और उस टाइम मुख्य न्यायाधीश जो थे वो सुब्बा राव थे, उन्होंने क्या बोला कि अनुच्छेद 13(2) में प्रयुक्त विधि शब्द के अंतर्गत सभी प्रकार की विधियां सम्मिलित हैं। अब वो चाहे विधानमंडल की साधारण विधायी शक्ति के प्रयोग में बनाई गई हो या फिर क्या की गई हो, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संवैधानिक संशोधन के प्रयोग में निर्मित की गई, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि यदि संविधान में किया गया कोई भी संशोधन नागरिकों के मूल अधिकारों का अतिक्रमण करता है तो उसे असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। तो असंगतता के चलते असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। न्यायालय ने यह भी बोला कि अनुच्छेद 368 में केवल विधि बनाने की प्रक्रिया दी गई है, संविधान संशोधन करने की शक्ति नहीं है, तो यह संसद को ऐसी शक्ति प्रदान नहीं करता जिसके द्वारा वह नागरिकों के मूल अधिकारों में संशोधन करे। और इसके बाद इसका भी परिणाम आया बाद में कि इसके बाद क्या किया संसद ने, और संशोधन करके इस चीज को स्पष्ट कर दिया कि संविधान की शक्ति एवं संशोधन करने की प्रक्रिया, उसके हेडिंग को ही बदल दिया, 368 के जो भाग 20 है ना उसके हेडिंग को ही बदल दिया, और विधि विधि है, चाहे साधारण विधि से बनी हो या संवैधानिक संशोधन से। तो यहाँ पे क्या किया, गोलकनाथ वाले केस में सक्रिय प्रसाद के और सज्जन सिंह के जो मामले हैं उनको उलट दिया। अब देखो कि संविधान का जो 24वां संशोधन हुआ है ना 1971 में, उसमें क्या बोला कि उच्चतम न्यायालय द्वारा गोलकनाथ के मामले में दिए गए निर्णय को प्रभाव को समाप्त कर दिया, ठीक है। यहाँ क्या किया कि ये बोला कि अब विधि के अंतर्गत आती हैं और अगर संशोधन करोगे आप
और अगर वो मूल अधिकार के असंगत होगा तो उनको असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। ठीक है, तो इसके बाद क्या किया कि 24वें संविधान संशोधन से उन्होंने क्या किया, उसको स्पष्ट किया और स्पष्ट किया कि प्रयुक्त विधि में सम्मिलित नहीं किया जाएगा या नहीं है। तो संविधान संशोधन द्वारा अगर आप कोई विधि बनाते हो तो वो विधि के अंतर्गत नहीं आएगा अनुच्छेद 13 के संदर्भ में। लेकिन क्या हुआ, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के केस में क्या किया कि उच्चतम न्यायालय ने 24वें संविधान संशोधन के अधिनियम की विधि मान्य घोषित कर दिया और गोलकनाथ में दिए गए अपने निर्णय को उलट। ठीक है, तो ये क्या बोला यहाँ पे कि जो 24वें संविधान संशोधन के अधिनियम है, जो अधिनियम बनाया गया है, वो अधिनियम जो है वो विधि मान्य है। ठीक, तो ये था आपका, और इस प्रकार जो है ये आपका जो चैप्टर है, मतलब जो आर्टिकल 13 है वो होता है समाप्त। हेलो 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 सुदीप सर, हाँ, वो 24वां संविधान संशोधन दिया है ना, हाँ, तो बेयर एक्ट में ना वो 34वां संविधान संशोधन है। 1971 वाला। हाँ, 34वां है। यस सर, यहाँ लिखा है संविधान 34वां संशोधन अधिनियम 1971 धारा 2 द्वारा 5/11/1971 से अंतः स्थापित। काहे में लिखा है? बेयर एक्ट में नहीं तो मेरे पास जो बेयर एक्ट है उसमें लिखा हुआ है 24वां ही लिखा हुआ मेरे में भी 24 लिखा हुआ है ना। और इंग्लिश में लिखा हुआ है इंसर्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 24th अमेंडमेंट 24। एक्ट 1971 सेक्शन 2। ठीक है। सर लेकिन ये